हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुस्सलाम आपका डिकोड एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम चला रहे थे और उसी में ही हम आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या है उसको जानना। आपके पैटर्न में साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे और इनका वेटेज पिछले एग्ज़ाम्स के मुकाबले इधर के एग्ज़ाम्स में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। टाइपिंग आप लोग ज़रूर करिए क्योंकि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों ने कहा सर टाइपिंग के बारे में कुछ बताइए, तो टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है। डेली टाइपिंग करिए और कीबोर्ड को याद करिए। कीबोर्ड को याद करने का एक पैटर्न होता है, बुक आती है उसे खरीदिए। 10 से 15 दिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो कीबोर्ड आसानी से याद हो जाएगा, बल्कि जो अच्छी तरीके से याद करेगा तो वो 10 दिन के अंदर पूरा कीबोर्ड याद कर लेगा। उसके बाद आता है समय टाइप करने का। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी बढ़िया आपकी स्पीड आएगी। तो अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तब भी आपकी स्पीड आएगी और 4 घंटे दोगे तो और अच्छी स्पीड आएगी। तो टाइपिंग करना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई टाइपिंग के लिए, और बाकी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट पर भी वर्क करिए। चलिए हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के विज्ञान या साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 को हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 2016 के क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे। 2016 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ज़्यादा पेशाब कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है, परंतु उसके रक्त पर ग्लूकोज स्तर समान है ना, मतलब उसके ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है। तो यह स्थिति किस कारण हो सकती है? इस कारण हो सकती है, पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का हाइपोस्त्राव, मतलब आपकी एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, वहां से थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन्स का ज़्यादा स्त्राव होना। पिट्यूटरी ग्रंथि से वेस्प्रोप्रोसिन का हाइपोस्त्राव, मतलब ये हार्मोन वेस्प्रोप्रोसिन जो है पास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से हार्मोन्स का ज़्यादा स्त्राव होना। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हाइपोस्त्राव, हाइपो मतलब ज़्यादा निकलना, है ना, या वृष से एस्ट्रोजन का हाइपरस्त्राव। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो ये सब प्रॉब्लम होती है मास्टर ग्लैंड से, और मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड में इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है तो अक्सर होता है कि व्यक्ति लगातार ज़्यादा यूरिनेशन करता है और पानी भी पीता रहता है और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बना रहता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो ज़्यादा यूरिनेशन करता है उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कौन सा? वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव ज़्यादा होना। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। एंजाइना पेक्टोसिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित किस अंग को अपक्रिया के कारण होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। देखो अब यहाँ पे ये वर्ड इंग्लिश का है, इसका हिंदी नहीं दिया। हिंदी देता तो आप तुरंत पता का पकड़ लेते, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अक्सर ये करते हैं, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आप ट्राई करिएगा कि यहाँ पर चीज़ों को उस तरह से खींचिए कि जिस तरह से आप उसे समझ सकें। एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है जो मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की अपक्रिया के कारण होता है? तो भाई देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होता है हार्ट में। हार्ट की जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनमें बोल सकते हैं कि सिकुड़ जाने के कारण अक्सर एज बढ़ने पर यह बीमारी होती है। इसमें पेन होता है, सीने में दर्द होता है और दर्द के कारण कभी कभी आदमी की मौत भी हो सकती है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, एंजाइना पेक्टोरिस नाम का जो रोग है ये आपके हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूम रहा है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण में एकाएक शून्य हो जाए तो वो उपग्रह
ठीक है। ऑप्शन एक, मूल कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा, कक्षा में स्थिर हो जाएगा, पृथ्वी की ओर चलेगा, कक्षा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा। ठीक है। अगर पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूम रहा है कि मध्य गुरुत्वीय आकर्षण ग्रेविटी एकाएक शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो ग्रेविटी के जीरो होने से, जी का मान शून्य होने से मूल कक्षा की स्पर्श रेखा की दिशा में समान वेग के साथ वो ऐसे ही घूमता रहेगा, इसे याद रखिए, है ना। और वो लगातार उसी पैटर्न पे घूमता रहेगा क्योंकि वो ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो चुका है, तो अब जी के मान पर उतनी डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस का जो डायग्राम था वो यहां पर है, मैं आपको दिखाना चाहता था। एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या है कि आपके हार्ट में देखिए ये विकार आ जाता है, ठीक, और ये विकार आने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे विकार आ गया है। और नॉर्मल कंडीशन में देखिए कैसी चीज़ है, एकदम आपकी आर्टरीज एकदम परफेक्टली चल रही हैं, इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ये आरबीसी इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से इसके बीच में एक विकार, एक सूजन टाइप का आ गया है ना। और फिर क्या हुआ, आपकी जो आर्टरीज या धमनी है वो बीच से पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट पे पेन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है ये इसका डायग्राम है, थोड़ा सा आगे आ गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कर देता है ना। तो देखो ये पूरी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, हीलियम, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी में या ठोस वसा में परिवर्तित करता है। तो वनस्पति तेल को घी में या ठोस वसा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन करता है और इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है जो देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रही है। वेजिटेबल ऑयल, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में वेजिटेबल घी में या सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ये याद रखिएगा। विल्हम नॉर्मैन नाम के व्यक्ति ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। विल्हम नॉर्मैन, जो कि आप देख सकते हैं ये है वो चाचा जी, और इनको आप पहचान लीजिए। ठीक है, विल्हम नॉर्मैन ने 1900 में इस चीज़ों को बताया था। और हाइड्रोजिनेशन ये प्रोसेस पूरी कहलाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण के बारे में सबसे पहले पॉल सेबेस्टियन ने खोज करी थी, लेकिन ये जो घी बनाने की प्रक्रिया है ये विल्हेम नॉर्मैन ने खोजी थी, इसे याद रखिएगा। दो अलग अलग चीज़ है और दो अलग अलग नाम है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पहले ये धीरे धीरे प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरा तो लोगों ने इसको कम पसंद किया, लेकिन आज देखिए तो आज दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिटर्जेंट साबुन की तुलना में बेहतर निर्मलन अभिकर्मक होता है और उसे कठोर जल के साथ भी धावन हेतु प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन वे कठोर जल के साथ घुलनशील सोडियम मैग्नीशियम के लवण बनाता है, वे कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाता है, वे लंबी श्रृंखला वाले क्षारीय हाइड्रोजन सल्फेट को सोडियम लवण है, वे कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम और फॉस्फेट लवण बनाता है। देखो तीसरा वाला तो एक गलत शब्द ही है, ठीक है, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो अपने आप ही निकल जाए। अच्छा, एक दिक्कत इसमें क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, आपका मन भी नहीं करता है। क्यों, अरे इतना लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, छोड़ दो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ने पर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट साबुन की तुलना में बेहतर निर्मलन अभिकर्मक होता है। ठीक है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखो वह कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, है ना, और इसीलिए कपड़े साफ करने में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्लियर।
एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती है ना। नाव में अक्सर नदी पार करते वक्त खड़ा रहने की तुलना में बैठना ज़्यादा बेहतर होता है, या उससे अच्छा कि लेट जाइए। क्यों? यह तंत्र नाव के गुरुत्व केंद्र को निम्न बनाए रखेगा, जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित होगी। तो भैया एक ऑप्शन ये हो गया, यह तंत्र नाव के गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाएगा, जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित होगी। ठीक है, यह तंत्र की एकाएक चाल को बढ़ा या घटा सकता है, व्यक्ति डर जाएगा और तंत्र की अस्थिरता के कारण बनेगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही बाहर हो गया। कौन सा? डी वाला और सी वाला। अब ए और बी में क्या होगा? तो देखो इसमें भी कोई भी आंसर नहीं होगा। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ठीक है, इसमें अगर गुरुत्व केंद्र, जब व्यक्ति खड़ा होता है तो गुरुत्व केंद्र ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से नाव अस्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्थिरता वर्ड दे दिया गया है, तो इसमें से कोई भी वर्ड आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में इसे हटा भी दिया था अपने उससे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इसका आंसर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? इस तरह के तंत्र में जहाँ पे व्यक्ति खड़ा रहता है तो गुरुत्व केंद्र ऊंचा हो जाता है, जिससे नाव के अंदर अस्थिरता होने की संभावना बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या हो, नाव डगमगाने लगती है। जब व्यक्ति बैठता है तो क्या होता है, गुरुत्व का जो केंद्र होता है वो नीचे हो जाता है, और जिसकी वजह से स्थिरता बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, सीमेंट का वह घटक जिससे शीघ्र जमने तथा कुछ ही दिनों में यशेष सामर्थ्य अधिग्रहित करने का गुण होता है तथा सीमेंट का 50% संघटक होता है, डैश कहलाता है। तो सीमेंट का मुख्य अवयव पूछा गया है और इतनी लंबी कहानी लिख दी गई है ताकि आप इसमें फंस जाए, है ना। तो भैया ऑप्शन क्या है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो देखो ये कैल्शियम सिलिकेट का कॉम्बिनेशन होता है ना, कैल्शियम सिलिकेट होता है। अब वो कौन सा कैल्शियम सिलिकेट है, ठीक है, तो हम उसको देखते हैं, है ना। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, तो कौन सा कैल्शियम फॉस्फेट है इसको देख लेते हैं। देखो अगर हम देखें इसको तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक, 10% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट 8% होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट 20% होता है, और 50% कौन होता है? लगभग 50 से 55% होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये हो गया भाई, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी कॉम्बिनेशन, ये सब उसमें पाए जाते हैं, सारे कंपोनेंट है सीमेंट के, लेकिन 50% किस कौन है? 50% में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वो धीमे धीमे ठंडा हो, और कितने % मिलाया जाता है? 5% तक। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एसेप्डीन ने की थी, याद रखिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट की, पोर्टलैंड एक पत्थर होता है, उसकी नकल में एक पत्थर बनाने की कोशिश की थी, किसने? जोसेफ एसेप्डीन, याद रखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अच्छा, ये वही आसानी से समझ सकता है जिसको ने फिजिक्स पढ़ी हुई है। ठीक है, इसमें केसेस होते हैं। इस केस में क्या होता है? यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इस केस में होता क्या है? हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है, मतलब अंदर की तरफ। ठीक, ये केस होता है, इस केस को ध्यान रखिएगा। ये सारे भी अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के जो मैंने लाइट का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, इसका पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस भी किया है, आप वहाँ पे से देख सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। डैश एक संक्रमण वायरल रोग है जो लाल ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन के कारण होता है। डिप्टीरिया देखो वायरल की वजह से नहीं होता है, हैजा भी नहीं होता, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, और डिप्टीरिया बच्चों में होता है, हैजा
एक तरह का कॉलरा, पेट की बीमारी होती है। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन होता है, जुकाम वुकाम जो होता है, तो भैया ये जुकाम होता है तो नाक वाक में होता है। लार ग्रंथियों में जो होता है वो होता है गल्स हुआ, इसको इंग्लिश में मम्स बोला जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। आपके मुंह में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, 3 मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इसमें जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती हैं ये वाली, ठीक है, बम्स या गलसुआ में, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है वायरल, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, तो इस बीमारी को बोलते हैं गलसुआ या मम्स। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी ग्लैंड में होता है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, इसे हिंदी इंग्लिश में पैरोटिड ही कहा जाता है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिम्फ नोड, तिल्ली, अस्थि मज्जा, लिम्फोसाइट मनुष्य शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकारी प्रणाली को निर्मित करते हैं? लिम्फेटिक नोड, तिल्ली, अस्थि मज्जा, लिम्फोसाइट, ये सब आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करते हैं, है ना। ये सब कलरलेस होते हैं। कभी आपको एकदम चोट लगी हो, एकदम रगड़ खाते हुए गिरे हो और खून ना निकला हो, तो अचानक से छिल जाता है तो वाइट रंग का एक लिक्विड आता है जो अपनी लेयर बना के थोड़ी देर में सूजन ले आता है। तो वो सूजन इसलिए लाता है ताकि बाहर से कोई चीज़ बॉडी के अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स, ब्रेन्स, ये आपके तंत्रिका तंत्र को बनाता है। ठीक है, फेफड़े और ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये सब आपके श्वसन तंत्र को बनाता है। और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं वो ग्लैंड्स वगैरह से चलते हैं, है ना, ग्रंथियां वगैरह। ठीक, अब आते हैं आरओ 2017 के पेपर पर। आरओ 2017 का पेपर, ठीक, पहला क्वेश्चन आपका आ गया पर्यावरण से संबंधित। एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव अपघटक होते हैं? खाद्य श्रृंखला में एक उत्पादक होता है और कई सारे उपभोक्ता होते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कई सारे होते हैं। और टॉप लेवल पर क्या होते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करते हैं? वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजर कौन होगा? जीवाणु और कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, लाइकेन और फर्न, पौधे और जंतु। भाई पौधे और जंतु तो नहीं होंगे, लाइकेंस प्लांट में आ जाता है, प्रोटोजोआ ये भी आ जाता है, बचा क्या? जीवाणु और कवक, ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अपघटक। तो यहाँ पे अपघटक के रूप में अगर देखा जाए तो देखो डिकम्पोजर में बैक्टीरिया आता है। जैसे एक फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में घास होती है, घास को कौन खाता है? चिड्डा, ग्रासहोफर्स। ठीक है, चिड्डे को कौन खाता है? आपका सांप। ठीक है, या मेंढक भी खा सकता है, फिर मेंढक को सांप को खिला दीजिए, या सांप ने चिड्डे को खा लिया और सांप को किसने खा लिया? चील ने खा लिया। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से कई लेवल पर आपको क्या मिलेंगे? उपभोक्ता मिलेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और वो जो इनके बीच में बैलेंस बनाता है वो होते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोज करके वापस इनको प्राइमरी कंज्यूम चीज़ों को या प्रोड्यूसर को या उत्पादक को दोबारा देते हैं, जिससे क्या होता है? उत्पादक की उत्पादकता लगातार बढ़ती रहती है। यहाँ पर 10% का नियम काम करता है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर ऊर्जा का सिर्फ 10% स्थानांतरण होता है, इसे याद रखिएगा। एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर यहाँ पर अगर यहाँ पर 10,000 ऊर्जा है तो यहाँ पर सिर्फ 100 बचेगी, मतलब 9,000 ऊर्जा, 900 ऊर्जा यहीं पर यूज हो जाएगी। अगर 1000 ऊर्जा है, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले लेते हैं हमने यहाँ पे 1000 ले लिया। इस लेवल पर अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा है तो 900 कैलोरी यहीं पर रुक जाएगी और अगले लेवल पे सिर्फ 100 कैलोरी ऊर्जा जाएगी। और इस लेवल पर अगर 100 कैलोरी ऊर्जा है तो अगले लेवल पर सिर्फ 10 कैलोरी जाएगी, 90 कैलोरी यहीं पर यूज हो जाएगी, है ना। और एक स्तर से अगले स्तर पे जाने पर सिर्फ 1 कैलोरी बचेगी। तो इसे बोलते हैं 10% का नियम। इसको दिया था लिंडमान ने, है ना। किसने दिया था? लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। और एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर
10% ही आगे बढ़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाने पर 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, ये याद रखना, अक्सर पेपर में आ जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज? ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और साइक्लोन। साइक्लोन देखो एक नेचुरल फिनोमिना है, तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओजोन होल इज ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमिना। हाँ, वो अलग बात है कि हमने इसे कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीज़ों को और बैन किया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो मेन एलिमेंट होता है जो इसको फैलाता है ना, ओजोन होल को बढ़ाता है। और या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आप क्लोरीन लिख सकते हैं, ठीक। एसिडिक रेन, एसिड रेन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि एसिड रेन जो होता है वो आपका एक तरह का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन, ठीक है। और ये एसिड रेन जो होता है, इसी की वजह से ताजमहल का रंग काला पड़ रहा है ना। ये जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, इसकी वजह से स्टोन कैंसर भी होता है। कौन सा कैंसर होता है? स्टोन कैंसर होता है, जिसकी वजह से पत्थरों में अलग अलग तरह की केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से पत्थरों का रंग उड़ने से लेकर उनकी टूटने फूटने की शुरुआत हो जाती है। आमतौर पर अम्लीय वर्षा के कारण पुरानी इमारतें, ओल्ड मोन्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बचा क्या? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ही आपका जलवायु परिवर्तन का मेन मुद्दा है, इसे याद रखिएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। हाँ, ये सब पर्यावरण के अंदर के मुद्दे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए मेन मुद्दा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये सब पर्यावरण के मुद्दे हैं। जलवायु परिवर्तन बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कुछ गैसों के कारण, जिन गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें सबसे पोटेंशियल वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब गैसें क्या कर रही है? अपने अंदर हीट को कैरी ऑन कर रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? पृथ्वी पर 71% वाटर में से 50% से भी ज़्यादा जमा हुआ है, तो वो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो वाटर का लेवल राइज करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसे बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण में उसके घटकों की एक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, जिसमें पानी मिलाना, एल्कोहाइन और निस्पंदन शामिल हो? निस्पंदन मतलब होता है फिल्टरेशन। मतलब इनमें से किसके द्वारा, मतलब किसको मिलाने के बाद हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? नमक और चीनी का घोल, गेहूं का आटा और चारकोल पाउडर, गेहूं का आटा और कीचड़, चीनी और गेहूं का आटा। तो किसको अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नमक और चीनी को आप आसानी से फिल्टर प्रोसेस से नहीं अलग कर सकते हैं। आटा और चारकोल पाउडर को भी आसानी से नहीं अलग कर सकते हो। कीचड़ और गेहूं को तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बचा क्या? चीनी और गेहूं का आटा, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो आप आसानी से छान के अलग कर सकते हो फिल्टरेशन प्रोसेस से, है ना। तो एक कॉमन प्रक्रिया है जो आप आसानी से देख सकते हो आसपास, और इसके यही एक एग्जाम्पल बार बार पेपर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, की संयोजकता 2 और 1 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा? तो देखिए, जो संयोजकता होती है ना, 1 की 2 है, 1 की 1 है, तो हमेशा इस तरह से लिखते हैं कि OH लिख दिया आपने, तो जो पहले वाले की संयोजकता होती है उसे यहाँ लिख देती है और दूसरे वाले की संयोजकता को यहाँ लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये संयोजकता के आधार पर फॉर्मूले को डिफाइन करने का तरीका होता है। तो देखो, यहाँ पर कैल्शियम की संयोजकता 3 दिख रही है, जबकि यहाँ पर 2 दी है, तो ये तो बाहर हो गया। यहाँ पर देखो 1 दिख रही है, ये भी बाहर हो गया। और ये तो हो ही नहीं सकता भाई, हाइड्रोक्साइड ही नहीं है, तो ये नहीं है। तो बचा क्या? ये वाला एकदम सही जवाब है, ठीक है। बहुत आसान, लॉजिकल, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप कर लोगे तो
आसानी से। देखो इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो Zn जिंक को HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो किसी भी मेटल को जब HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? उसका क्लोराइड बनता है और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो जाती है और डिस्प्लेस होकर क्या करती है? गैस को रिलीज करती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित यौगिक में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम इनमें से किसका होता है? लिटमस पेपर लाइकेंस से बनता है, इसे याद रखिएगा। एक तरह का इंडिकेटर होता है। सोडियम क्लोराइड नहीं, कॉपर सल्फेट नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एकदम सही। सल्फर डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड इंडिकेटर को बना देता है। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब एक गेंद को आपने नीचे से लिया और उछाल दिया तो ये गेंद यहां से सीधे ऊपर गई, तो वो अपनी गति के दौरान वेग और त्वरण दोनों कम हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है। वेग और त्वरण दोनों बढ़ जाते हैं। भाई वेग बढ़ेगा नहीं, ऊपर जाने पर घटेगा। तभी तो एक ऊंचाई पे जाने के बाद बॉल रुकती है, फिर नीचे आती है। तो याद रखिएगा, वेग आपने तेजी से फेंका बॉल तो वो जाएगी, तब नीचे कब आएगी? जब उसका वेग कम होगा, है ना। तो वेग घटेगा लेकिन त्वरण बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वेग घटेगा लेकिन त्वरण एक समान रहेगा, क्योंकि वही त्वरण जो पूरी पृथ्वी पर लग रहा है वो है गुरुत्वीय त्वरण, और वो गुरुत्वीय त्वरण पूरी पृथ्वी पर समान रहेगा। तो वेग घटेगा, जैसी बॉल को आपने ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर गई, यहाँ पर जाके रुकी। क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे वेग हो गया कम, और जब वेग कम हो गया तो वो रुकेगा, वापस नीचे आएगी, और वापस नीचे आएगी तो त्वरण सेम रहेगा, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि वस्तु पर लागू कुछ बल शून्य है, यानी बल, किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है वो जीरो है, जीरो मतलब रिजल्टेंट जीरो है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? वस्तु केवल स्थिर अवस्था में होगी? हाँ, हो तो सकती है, ठीक है। वस्तु केवल एक समान वेग से गति करेगी? ये भी हो सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो या एक समान वेग से गति कर रही हो। तो भाई देखो ये दोनों है, और इन दोनों का निचोड़ आपको यहाँ पर मिल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये एकदम सही है। वस्तु परिवर्तनशील वेग से गति कर रही, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर रिजल्टेंट जीरो है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो चीज़ स्टेबल है या एक समान वेग से चल रही है। सिंपल सा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। विभिन्न माप और आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई के साथ एक ही प्रकार के तरल पदार्थ में भरा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, है ना। 4 डिब्बे हमने ले लिए, पहला ये डिब्बा ले लिया हमने, दूसरा ये डिब्बा ले लिया, तीसरा इस तरह का डिब्बा ले लिया, है ना, और चौथा डिब्बा हमने इस तरह का ले लिया, ठीक। इन चारों डिब्बों में हमने क्या किया? समान ऊंचाई तक पानी भर लिया, है ना। पानी नीला कर लें, तो अब वो पूछा दाब किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लिक्विड के अंदर प्रेशर की बात करते हैं, द्रव के अंदर जब भी दाब की बात करते हैं, तो प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। रो क्या होता है? रो होता है कि लिक्विड की डेंसिटी, मतलब द्रव का घनत्व, और एच क्या है? कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा है, इस बात पर बात हो रही है ना। तो अब देखो, यहाँ पे बोल रहा प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान होगा, प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब समान होगा,
सबसे अधिक तल का क्षेत्रफल वाले डिब्बे पर सबसे ज्यादा कम दबाव होगा। बिल्कुल गलत है, लेकिन आप में से काफी लोग ये सही कर दोगे, है ना। सबसे अधिक तल के क्षेत्रफल वाले डिब्बे के पर सबसे अधिक दाब होगा, तो होगा ही नहीं, है ना। और दाब होगा बल वाला चीज तो यहाँ पे ऑलरेडी चली जाएगी, तो बचा क्या, प्रत्येक डिब्बे के तल पे पदार्थ द्वारा लगाया गया दाब समान होगा। अब ऐसा क्यों होगा, आपने एक फॉर्मूला प्रेशर का ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, तो बोलेगा जिस पे एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, मन यही भी लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं लगेगा। लिक्विड के अंदर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड के अंदर समान हाइट पर समान प्रेशर काम करता है, सिंपल सा लॉजिक है, उससे एरिया का कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इन तीनों की हाइट अगर बराबर है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, और इसकी हाइट भी h है, और इसकी हाइट भी क्या दी हुई है, h। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर तीनों में पानी भरा हुआ है या सेम लिक्विड भरा हुआ है, तो तीनों पर दाब बराबर लगेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, तीनों पर दाब बराबर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। वॉट सेकेंड किसकी एक इकाई है, वॉट इकाई होती है पावर की, और जब इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इकाई हो जाती है एनर्जी की, है ना। इसको जूल के बराबर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वॉट जो होता है, वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और अगर वॉट सेकेंड करेंगे तो जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड जब हम करेंगे जूल पर सेकेंड, तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जूल। तो यहाँ पर जूल किसका मात्रक है, एनर्जी, ऊर्जा का। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वॉट सेकेंड किसकी इकाई है, गति की इकाई आपको पता है, न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड होता है, बल का न्यूटन होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है ना। शक्ति का क्या होता है, वॉट, ठीक है। सिर्फ अगर वॉट होता ना, सिर्फ वॉट, तो शक्ति की इकाई होती, पावर की। लेकिन यहाँ पे वॉट सेकेंड है, घर का जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में तो आता है, तो वो एनर्जी तो कंजम्पशन दिखाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग के में माध्यम के कण डैश गति करते हैं, अपनी विराम अवस्था के आगे पीछे विक्षोभ की संचरण की दिशा के समांतर दिशा में, अपनी विराम अवस्था के आगे पीछे विक्षोभ की संचरण की दिशा के लंबवत, एक स्थान से अन्य स्थान पर विक्षोभ की संचरण की दिशा के समांतर, एक स्थान से अन्य स्थान पर विक्षोभ की संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है। तो देखो आपके पास अगर हम बात करते हैं तो यांत्रिक तरंगों में दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों के बीच में दिशा और कंपन के बीच का जो कोण होता है वो 0 समांतर होता है, और इसमें दिशा और कंपन के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगों की बात हो रही है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में स्थान से अन्य स्थान पर विक्षोभ और संचरण की दिशा समांतर होती है, ठीक है। और एक यहाँ समांतर है, अपनी विराम अवस्था के आगे पीछे विक्षोभ की संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर बी और सी तो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ए और सी में आपको लैंग्वेज को देखना है, अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे विक्षोभ की संचरण की दिशा के समांतर होता है, अपने स्थान से, अब देखो स्थान वर्ड बिल्कुल गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला एकदम सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे विक्षोभ की संचरण दिशा के समांतर, ठीक है। और ये वाला जो है, ये पूरी डेफिनेशन किसकी है, ये पूरी डेफिनेशन है अनुप्रस्थ तरंगों की। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट डी वाला अनुप्रस्थ तरंगों के लिए एकदम सही है, ठीक। चलिए,
एक गेंद को समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है ना, अंदर 40 सेंटीमीटर और होगा, क्योंकि अगर आप किसी दर्पण के सामने d दूरी पे खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब भी अंदर कितनी दूरी बनेगा, d दूरी पे। आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी दोगुनी हो जाएगी, तो 40 को डबल करोगे कितना हो जाएगा, 80। तो 80 यहां पर एकदम सही जवाब है। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है? तो इसको निकट दृष्टि दोष बिल्कुल नहीं कहते। दृष्टि दोष आपके पास 4 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष जिसे आप बोलते हो रेस बायोपिया, एक बोलते हो दूर दृष्टि दोष, एक बोलते हो निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या हो रहा है, पास की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की पास की नहीं दिखाई दे रही है ना। निकट की वस्तुएं देखने में असमर्थ है, इसको हम बोलेंगे क्या, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब आप सोच रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष या लॉन्ग साइटनेस, और इसमें दूर की चीजें दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बीमारी में आपकी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा याद रखिएगा, आपकी इमेज हमेशा आंख के रेटिना पे बनती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दूर पास की चीज नहीं दिखती तो क्या होता है, इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे दूर जाके बनती है। तो दूर जाके बनती है तो इसे इसलिए बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस या दूर दृष्टि दोष। इसमें कहाँ की वस्तुएं दिखती, पास की। अगर इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पहले शॉर्ट हो जाए, निकट गिर जाए, तो इसको बोलते हैं मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। और इसमें कहाँ की चीज नहीं दिखाई देती, दूर की। तो मायोपिया का इलाज क्या है, अवतल लेंस, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है उत्तल लेंस। अगर आप उत्तल लेंस सही पावर का लगाओगे तो इस बीमारी से इलाज मिल जाएगा, है ना। आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, रेस बायोपिया, रेस बायोपिया जो है, ये गलत स्पेलिंग लिखी, इसको बोलते हैं रेस बायोपिया। इसको हिंदी में बोलते हो जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हो, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको पास की दूर की दोनों चीजें दिखाई थी। घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा नाना, है ना, नानी, ये सब लोग जो होते हैं, इनके पास ऐसे चश्मे होते हैं इस तरह से, बाईफोकल लेंस। इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है, इसमें उनको ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। पास का देखना है तो नीचे लगाना उत्तल, नीचे क्या लगाना, उत्तल लेंस, और ऊपर क्या लगाना है, ऊपर लगाना है अवतल लेंस। तो इसको हम बोलते हैं उभय उत्तल लेंस, है ना। इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं उभय। पेपर पर पढ़ना है, नीचे से पढ़ लिया, पिक्चर देखना है, टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, ऊपर से देख लिया। तो दादा दादी नाना नानी लोग को अगर आप देखोगे तो आपको पाओगे कि उनको ये बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म में आपका क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में आपका कॉर्निया गोल नहीं होता है, और गोल ना होने की वजह से क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टल चीजें एकदम क्लियर दिखती है, वर्टिकल चीजें क्लियर नहीं समझ में आती है। किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई पता नहीं चलेगी। आप रोड पर चल लो, 10 मीटर गहरा गड्ढा है, आपको 2 मीटर ही लगेगा, कूदोगे हाथ पैर टूटेगा, पता चल जाएगा बीमारी है ना। तो याद रखिएगा, एस्टिग्मेटिज्म का इलाज क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बी वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मायोपिया जितने भी यंग लोग हैं जिनको चश्मा लगा है, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को मायोपिया ही होता है। बहुत ही रेयर केस में लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, उनको पास की चीजें दिखाई देती, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। बात क्लियर है। चलो, ये दृष्टि दोषों को ध्यान रखना, पेपर में बहुत आता है और आपको परेशान बहुत करता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल की डैश क्या एक परिणाम है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण। तो देखो, ये जो घटना है लाइट के रिफ्रैक्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है, रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, परावर्तन पे तो आधारित आपके दर्पण होते हैं। दर्पण मतलब पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, ये सारे दर्पण जो होते हैं वो परावर्तन पे आधारित होते हैं। तारों का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं
ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट लड़के दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसका वजह है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला। और डिस्पर्जन की वजह से क्या फॉर्म होता है, रेनबो। तो इसे याद रखिएगा, रेनबो का फॉर्मेशन या इंद्रधनुष का फॉर्मेशन डिस्पर्जन की वजह से होता है। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध को 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। देखो आवेश Q इज इक्वल टू IT होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। I करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, है ना। और प्रति सेकंड टाइम कितना दे रखा है, प्रति सेकंड दे रखा है टाइम 1, है ना। ये वाला टाइम नहीं लेंगे, प्रति सेकंड पूछा है तो ये वाला टाइम लेंगे, ठीक। आवेश की मात्रा, तो यहां पर 2 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 कूलाम। तो 2 कूलाम इसका एकदम सही जवाब है, इसे याद रखिएगा। Q इज इक्वल टू IT से आप आंसर लगा लोगे। Q आवेश को इंडिकेट कर रहा, I करंट को, और T टाइम, कितने टाइम के लिए करंट चल रही है, इसे ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। चलिए, एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश को रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर देखा है ना, टिल्लू मोटर होता है। तो उसमें क्या होता है, आप सर्किट में लगाते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, वैद्युत ऊर्जा मिलती है, फिर क्या होता है, मोटर अंदर घूमता है और यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, अंदर प्रेशर लो करता है, तब सारा काम होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी इज द राइट आंसर। और इसका उल्टा ये डायनेमो को इंडिकेट करता है, किसको, डायनेमो को। डायनेमो में ऐसा होता है, ये याद रखिएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिक, प्लेंटोलॉजिस्ट, हर बार एक ना एक इस तरह का वर्ड देता है हर साल, इसे याद रखिएगा। आपका इस तरह का चीज़ें देता है, मैंने इस पर पूरी लिस्ट पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं बताई। फॉसिल्स, ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स, प्लांट स्ट्रक्चर, एनिमल फिजियोलॉजी। तो जीवाश्म देखो सीधा सीधा देगा फॉसिल, कुछ नहीं बचा। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप कर ले जाओगे, है ना। ये जो होते हैं इस तरह से देखो चीज़ों को ढूंढते हैं, ज़मीन के अंदर बचे हुए अवशेषों को, जीवाश्म को, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। जैविक ऊर्जा क्या है, DNA, RNA, ATP, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा है लेकिन जैविक ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट लेने से हमको ऊर्जा मिलती है। DNA, RNA तो आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं। बचा क्या, ATP। तो ATP इसका सही जवाब है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब DNA, RNA का फुल फॉर्म तो पता ही है, इसकी खोज किसने करी, ये कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दो, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, स्पेशली RNA की, ठीक है। RNA की खोज किसने करी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और सही होगा तो मैं उसे करेक्ट लिख दूंगा आपके ऑप्शन में नीचे, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का पूरा एक स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, एडेनिन होता है, राइबोसोम, ये सब मिलकर पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ATP का। तो ATP कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसको ध्यान रखना, ठीक। जाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके सदस्य डैश, ठीक है, इसके सदस्य बिना विविधता के बिल्कुल समान गुण वाले होते हैं, अंतर प्रजनन में सक्षम है और प्रजनन क्षमता संतान उत्पन्न करते हैं, एकल जनसंख्या का निर्माण करते हैं और एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग वंश से संबंधित होते हैं। जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति के बारे में इसमें से, इन चारों में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए यहाँ पर जाति जो होती है आपका सबसे निचले स्तर का चीज़ों को इंडिकेट करती है किसी भी आपके स्पेसीज में, है ना। और वो अंतःप्रजनन
करने में सक्षम और प्रजनन क्षमता, प्रजनन संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब जाति सबसे निचले स्तर पे होती है और जब वो आपस में अंतर प्रजनन करते हैं तो प्रजनन क्षमता वाले संतान उत्पन्न करते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये एकदम इसको सही इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम बात करें कि बिना विविधता के बिल्कुल समान गुण वाले, ये बिल्कुल गलत है, और ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी गलत है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन को भी स्रावित करता है? मतलब कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि तो आपके पास बहुत सिंपल सी है, कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। अग्नाशय आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, जिसको आप पैनक्रियाज बोलते हो। क्या बोलते हो? पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो ये मिश्रित ग्रंथि होती है। यहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैम्स की दीपिका पाई जाती है, जहाँ पे अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होते हैं। बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को डिग्रेड करता है। किसे? इंसुलिन को। देखो ये इंसुलिन है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को करता है, और डेल्टा सेल जो ग्रीन वाले हैं ये स्टोमेटोस्टैलिन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स के अलावा एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो पैनक्रियाज में हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल से, और एंजाइम भी रिलीज होते हैं। एंजाइम जो रिलीज होते हैं वो 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करने के लिए होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करने के लिए होता है, और अमाइलेज जो होता है ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है। वैसे लार ग्रंथि में भी अमाइलेज रिलीज होता है मुंह में, है ना। और शरीर में सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, हृदय का एक ऊतक से बना है ना, जो लयबद्ध ढंग से सिकुड़ता और शिथिल करता है। यह ऊतक किस प्रकार का है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या नर्वस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हृदय एक ऊतक से बना है, वो किस तरह का ऊतक है? तो वो मस्कुलर आपका है ना। एपिथेलियल सेल तो आपका अलग होते हैं जो म्यूकस को जनरेट करते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू आपका ब्लड है, और आपका हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यूज से बना है, इसे याद रखिएगा। और तंत्रिका से बना है आपका ब्रेन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, पौधों का रंग हरा होता है ड्यू टू जेंथ्रोफिल, मेलेनिन, क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से तो होता क्या है? हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो आयरन वाला प्रोटीन, और इसकी वजह से रंग मिलता है कौन सा? लाल। किसको लाल रंग मिलता है? रुधिर को। तो भैया ये वाला तो नहीं है। ठीक, मेलानिन त्वचा में पाया जाता है और त्वचा को डार्क कलर प्रदान करता है, ये भी नहीं। जेंथ्रोफिल जो है हल्दी में पाया जाता है और ये पीला रंग देता है। किस तरह का रंग देता है? पीला रंग देता है, तो ये भी नहीं। बचा क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये दोनों मिलकर पौधों में हरा रंग देने में मदद करते हैं। देख सकते हैं आप, क्लोरोफिल ग्रीन रंग देता है, जेंथ्रोफिल येलो रंग देता है, कैरोटीन ऑरेंज रंग देता है। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन रेड कलर, ये याद रखिएगा। सेब का रंग लाल होता है बिकॉज ऑफ एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, ब्लड का कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स का क्या काम है? क्लोरोफिल हरा रंग दे रहा है, एंथ्रोसाइनिन आपका लाल रंग दे रहा है, और कैरोटीन जो होता है ये ऑरेंज रंग दे रहा है, और जेंथ्रोफिल अगर हम बात करें तो जेंथ्रोफिल पीला रंग दे रहा है। तो यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। इनमें से कौन सी विषाणु जनित बीमारी नहीं है? सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस रिलेटेड डिजीज? एड्स, डेंगू, क्षय रोग, चिकनगुनिया। ठीक है, एड्स
रेट्रोवायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? रेट्रोवायरस की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें शरीर का टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है, और WBC भी बोल सकते हैं आप। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है। डेंगू आपके ब्लड और मसल्स को इफेक्ट करता है, और ये एंडीज नाम के मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर। और उसमें भी कौन सा मच्छर खून पीता है भाई? खून पीने का काम हमेशा किसका होता है? फीमेल्स का। ये याद रखिएगा, खून पीने का, काटने का, ठीक है, बाइट करने का, ये सारा काम किसका होता है? फीमेल का। मेल खून नहीं पीते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कौन सा एंडीज, मेल की फीमेल, तो हमेशा जो भी मच्छर आपको काटेगा, काटने, खून पीने का काम हमेशा फीमेल का होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, डेंगू एंडीज मच्छर से होता है, मांसपेशियों और रुधिर को प्रभावित होता है, ठीक है। और ये इसमें फीवर आता है, तो ये भी वायरस वाली डिजीज है। चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर से होता है, लेकिन होता क्या है, इसमें आपकी बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, बोन्स वीक हो जाती है और हड्डी वाला बुखार चढ़ता है। इसमें भी यही मच्छर है, फीमेल मच्छर, ये याद रखिएगा। तो बचा गया 6 रोग। 6 रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ट्यूबरक्लोसिस। 6 रोग। 6 रोग बॉडी के या शरीर के किस भाग में होता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। टीबी आपके शरीर में कहां होती है, शरीर के किस भाग में होती है, ये मुझे जरूर बताइएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। पुष्पित पौधे का कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब जो आपका पुष्पित पौधा होता है उसमें कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को देखेंगे, इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर को देखेंगे तो ऑप्शन में दे रहा है तना, जड़, पत्ता, फूल, ठीक है। तो देखो प्रजनन के लिए पुष्पित पौधे का जो प्रजनन होता है वो कहां से होगा? देखो अगर हम एक प्लांट को देखें तो प्लांट के अंदर इतने सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम, है ना। और शूट सिस्टम से ही हमारे पास सारी चीजें निकल के आती हैं। तना निकल के आता है, पत्तियां निकल के आती हैं, फूल होते हैं और आपका फल होता है। तो याद रखिएगा जो आपके पुष्पित पौधे होते हैं उनमें हमेशा प्रजनन का काम कौन करता है? इसमें हमेशा प्रजनन काम फूल या फल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका सही काम क्या है? फ्लावर। फ्लावर ये काम करेगा और इसका सही आंसर होगा फ्लावर, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फ्लावर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व को बोलना है, बताना है। रेडियो एक्टिव तत्व वो जो होते हैं जिसमें नाइट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है। वो इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं कि अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालते हैं, और अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों के निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकुरल। बाद में इसको प्रूव किया मैडम क्यूरी, जिसके लिए दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व की अगर हम बात करें तो आर्गन तो नोबेल गैस में आता है। किस में आता है? अक्रिय गैस में, नोबेल गैस। तो भैया ये तो नहीं है। एंटीमनी तो एक मेटलॉइड है, तो ये भी नहीं है भाई, और ये भी नहीं है। एक्टिनियम, ये एकदम सही जवाब है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिनियम है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो आपका पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पीरियड जो है ये पूरा रेडियो एक्टिव तत्व को दिखाता है। इसमें जो एंटीनाइड श्रेणियां हैं, सीरीज है, ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये एक्टिनाइन फिट होती है और इसको यहां पर अलग से इन्होंने दिखा दिया है, ये याद रखिए। तो ये श्रेणी जो है पूरी यहाँ पे फिट होगी और यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, पूरा रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिनका भी परमाणु क्रमांक या बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है, वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है ना। तो रेडियो एक्टिविटी की तत्वों की पहचान क्या है?
परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा होना या 85 से ज़्यादा होना, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाना, तो वो रेडियो एक्टिविटी को सीधे सीधे इंडिकेट करता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, ठीक है। और सबसे पहला बनाया गया परमाणु बम किससे बनाया गया? वो बनाया गया प्लूटोनियम से। किससे बनाया गया? प्लूटोनियम से। ये है प्लूटोनियम, याद रखिएगा। रेडॉन की खोज किसने की थी? रेडॉन की खोज की थी आपका मैडम क्यूरी ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है यूरेनियम, इसे याद रखिएगा। यूरेनियम सबसे ज़्यादा यूज होता है। यूरेनियम और थोरियम, दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ जाता है? भारत में पाया जाता है, ठीक है गाइस। तो इसे ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।